बीच में ट्रैप हुए हैं वो परमानेंटली चलते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। तो अभी ये करने के लिए, रिफ्लेक्शन करने के लिए और ये सारी घटनाएं ऑब्जर्व करने के लिए मेल्डी ने ऐसा सेटअप बनाया था। मेल्डी नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ सेटअप बनाया था। ये सेटअप परफेक्ट दिखता नहीं कुछ यार, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है और ये एक स्ट्रिंग है जिसको वेट लटका के उसमें टेंशन क्रिएट किया गया है। यहाँ का वेट बदलते जाओगे तो इसका टेंशन बदलता जाएगा। टेंशन से किस बात का लेना देना होता है? टेंशन से इस धागे के अंदर चलने वाली वेव की स्पीड तय होती है। तुम्हें याद है हम लोगों ने स्पीड बराबर क्या पढ़ा था? √T/μ। अगर धागे का टेंशन बदलेगा यानी यहाँ वेट बढ़ाते जाएंगे तो T बदलेगा, और T बदलेगा तो वेव की स्पीड बदलेगी। तो स्पीड कौन तय करता है? यहाँ का टेंशन। कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कराना है वो कौन तय करेगा? एक ट्यूनिंग फॉर्क की प्रॉन्ग को किसी रबड़ के बेस पे ऐसे टकरा के हम ऊपर लाते हैं तो उसकी प्रॉन्ग वाइब्रेट करने लगती है 1 सेकंड में 50, 60, 70 जितने बार जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्या जितने बार ये प्रॉन्ग वाइब्रेट करेगी धागे के अंदर भी उतनी ही लहर पैदा होंगी? यानी अगर मैं कह रहा हूं कि एक बार इसका ऑसिलेशन पूरा हुआ है तो इसका मतलब उसने एक वेव उतनी देर में जनरेट करा दी। अगर ऐसे ऐसे 50 ऑसिलेशन ये हर सेकंड करता है तो ये 50 ऑसिलेशन धागे में छोड़ देगा। अब वो ऑसिलेशन कम जगह में फैलेंगे या ज्यादा जगह में फैलेंगे ये कौन तय करेगा? टेंशन। यानी अगर धागे का टेंशन कम है तो वही 50 ऑसिलेशन कम जगह में सिमटेंगे, और अगर धागे का टेंशन ज्यादा है तो वही 50 ऑसिलेशन ज्यादा जगह में फैल जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेंसर बदलने से, मुझे बता V इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। नहीं, फ्रीक्वेंसी सोर्स तय कर रहा है, लेकिन लैम्डा अब कौन तय करेगा? फ्रीक्वेंसी तो तय हो गई, ट्यूनिंग फॉर्क तय हो गया तो फ्रीक्वेंसी तय हो गई, लेकिन लैम्डा कौन तय करेगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन तय करेगा? टेंशन। यानी हमें छोटी वेवलेंथ की वेव बनाना है या बड़ी वेवलेंथ की वेव बनाना है, ये कैसे तय होगा? टेंशन। टेंशन ज्यादा मतलब फैली हुई वेव बनेगी, वो ज्यादा तेजी से भागेगी तो वो ऑसिलेशन ज्यादा जगह पे फैल जाएगा, और टेंशन कम होगा तो वेव सिकुड़ी हुई बनेगी। इन्हें मैं देखो यार, यहां पे एक वेव दिखाई है और एक वेव यहां दिखाई है, क्या लगता है किस जगह टेंशन ज्यादा है? सेकंड वाले में टेंशन ज्यादा है। तो किस चीज के कंट्रोल किसके हाथ में है वो हमें समझ में आ रहा है यहां से। फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल किसके हाथ में है? ट्यूनिंग फॉर्क के हाथ में। स्पीड का कंट्रोल और लैम्डा का कंट्रोल किसके हाथ में है? टेंशन का। नहीं, अभी अगर मैं कह दूं कि स्पीड फिक्स हो गई है, मान लिया मैं वेट ना बदलूं, लैम्डा कंट्रोल, देखो यार दो तरीके से हम बातें कर सकते हैं। गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब ट्यूनिंग फॉर्क हम नहीं बदलने वाले हैं, और वायर का टेंशन अगर हम बदलते हैं तो उसका लैम्डा बदला जा सकता है। नहीं, फ्रीक्वेंसी बदला जा सकता है क्या? फ्रीक्वेंसी कौन तय करेगा? ट्यूनिंग फॉर्क। तो फ्रीक्वेंसी तो ट्यूनिंग फॉर्क के हाथ में, उसको हम नहीं बदल सकते। अगर ट्यूनिंग फॉर्क फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है ना? तो मैं कह सकता हूं लैम्डा किसके प्रोपोर्शन होता है? स्पीड के। और स्पीड किसके प्रोपोर्शन होता है? √T के। और न्यू क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। ये पहली बात मैंने वहां समझाई है, इस पे डिपेंड करेगा, है ना? अच्छा, यही वेव जब इस जगह से टकरा के, यहां कई बार ऐसे इस सब वो बना देते हैं रिजिड एंड, डेड एंड, तो ये वेव इसी से टकरा के आपस में मिलकर क्या बना देगी? स्टैंडिंग वेव बना देगी। ये वेव जाएगी और
टकरा के लौटेगी और टकराने के बाद अगर हम इसको सही जगह ट्रैप कर लें तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। ठीक है, अब वो बना के मैं नहीं दिखाऊंगा, मान लेना है कि यही वेव अपने आप से मिल जाती है, टकराने के बाद अपने आप से मिल जाती है। अगर ये फिक्स एंड है तो वो पाई फेज वाला अंतर आएगा और इस एंड पे हमेशा नोड बनेगा। अगर इसको फ्री एंड बना दिया जाए, फ्री एंड बनाने के तरीके होते हैं कि मोटे धागे के साथ अगर एंड पे पतला धागा बना दिया जाए या वहां रिंग कनेक्ट कर दी जाए तो इसके अंदर चलने की आजादी होती है। उस केस में वेव उसी फेज में लौटती है। उस केस में इस डेड एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तुम्हें याद है नोड एंटी नोड क्या है? अगर स्टैंडिंग वेव इस तरह का बनता है कि उसके किनारे पे नोड होता है तो ये क्या है, ये फिक्स्ड एंड है। ऐसा फिक्स एंड होगा तो ऐसा बनेगा। और अगर फ्री एंड है तो वहां क्या बनेगा, एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब होता है कि एंड में ऊपर नीचे चलने की आजादी है और यहां पे ऊपर नीचे चलने की आजादी नहीं है। दूसरा लॉजिक क्या है कि यहां जो दो वेव मिली हैं वो पाई के फेज में मिली हैं, पाई के फेज डिफरेंस में मिलती हैं, तो एक वेव चाहती है ऊपर रहे, एक वेव चाहती है नीचे रहे, तो पार्टिकल बीच में रहता है। और जब यहां दो वेव मिलती हैं तो ये एंड एंटी नोड इसलिए पकड़ लेता है कि दोनों वेव चाहती है कि पार्टिकल एक ही तरफ रहे, तो उसका एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाता है। नहीं तो स्टैंडिंग वेव ऐसी बन सकती है जिसका एक एंड फिक्स हो सकता है और एक एंड फ्री भी हो सकता है। दूसरा एंड हमेशा फिक्स रहेगा। दूसरा एंड हमेशा ट्यूनिंग फॉर्क से बंधा है, वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये मैंने स्टैंडिंग वेव बनाई है। स्टैंडिंग वेव कितना ज्यादा चौड़े लूप का होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हें पता है एक लूप की लंबाई कितनी होती थी? एक लूप की लंबाई लैम्डा बाई 2 होती है। तो अगर लैम्डा छोटा होगा तो लैम्डा बाई 2 भी, तो लूप छोटे छोटे बनेंगे तो ज्यादा लूप बन जाएंगे। तो वो लैम्डा का कंट्रोल किसके हाथ में है, टेंशन के हाथ में है। नहीं, दूसरा तरीका है कि मैं कह दूं यार वायर फिक्स है, टेंशन हम बदल नहीं रहे हैं, लेंथ मास पर यूनिट लेंथ ये नहीं बदल रहे हैं, और अब हमें लूप का साइज बदलना हो। लूप का साइज किससे बदला जा सकता है, लैम्डा से। तो हमारे पास क्या कंट्रोल है लूप का साइज बदलने के लिए? मैंने कहा कि गिवन वायर टेंशन एंसन सब फिक्स्ड है, तब फ्रीक्वेंसी है। क्या V बराबर न्यू लैम्डा होता है? अगर मैंने टेंशन फिक्स कर दिया तो V भी क्या हो गया, अब वो हम बदल नहीं सकते स्पीड। तो फिर बताओ लैम्डा का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ जैसे जैसे न्यू इंक्रीज करेगा दिस इंप्लाइज लैम्डा डिक्रीज करेगा। लैम्डा डिक्रीज करेगा तो उतनी ही लंबाई में ज्यादा लूप आ जाएंगे। अगर लैम्डा छोटा हो जाएगा तो उसी लंबाई में ज्यादा लूप आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, लैम्डा कम होगा तो लूप की संख्या बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? कभी अगर निकालना पड़े कितने लूप बने हैं, नंबर ऑफ लूप, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर डिवाइड बाई एक लूप की लंबाई कितनी होती है, लैम्डा बाई 2। तो जैसे मान लिया टोटल लंबाई लैम्डा बाई 2 का 5 गुना है तो 5 लूप बनेंगे, 10 गुना है तो 10, 10.5 गुना है तो ये 0.5 में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये लूप आधा है, ये लूप आधा है। अगर 2.5 आंसर आ रहा है इसका मतलब 2 पूरे लूप है और एक आधा है। 3 लूप आ रहे हैं इसका मतलब ये दोनों एंड फिक्स का केस है। क्या जनता समझ पा रही? तो हमारे पास लैम्डा बदलने के कंट्रोल दो तरीके से हैं, टेंशन के जरिए, और अगर टेंशन फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी के जरिए। इतनी बात समझ लेना, नोट करना है। और कौन सा गायब था फ्लूट की क्लास में?
नहीं, उसने तो किया था, ऑनलाइन किया था बिना किसी वजह के। और कौन गया था? ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं स्कीम निकालने वाला हूं जल्दी कोई। महीने में एक ऑनलाइन क्लास अलाउड, एक से ज़्यादा होने पर इतना फाइन। कितना कितना फाइन? 8-10 के बाद अगर आप लेट आए 1 मिनट लेट हो गए तो 10 रुपए, मतलब पर मिनट 10 रुपए देता है कोई? आज लेट आए, आज कोई लेट हुआ इसलिए पूरा दिन लेट हो गया, टेस्ट मिस किया तो 500 रुपए, और बिना बताए एब्सेंट हो गए तो शायद 200। हाँ, यही तो सब होना चाहिए दुनिया में, किसी की गलतियों पैसे मिलना चाहिए। यस, मैं अलग स्कीम लाने वाला हूँ कि अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो किसी एक बच्चे को जो फिजिक्स में पीड़ित हो कहीं का भी, उसको बगल में बिठा के पढ़ाना पड़ेगा, कैमरा ऑन करके। प्रमोशन तो अभी नहीं पढ़ता ना, तो तुम लोग प्रयास करोगे, फिर तुम सोचो कौन यार किसको कन्विंस करे, इससे अच्छा ऑनलाइन रहने देते हैं, ऑफलाइन पढ़ लेते हैं। तो मैं 2 चीजों को प्रमोट करूंगा, अपनी क्लास को और ऑफलाइन क्लास को। कैसा प्लान है ये? ऐसे ही करना पड़ेगा और क्या। इसको किसी तरह से दोस्त दोस्त कह के घर बुलाओगे, फिर कहोगे आओ हम तुमको, घर आओगे तो कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, चॉकलेट खिलाएंगे वगैरह वगैरह, फिर कह देना ऐसा है कि करते हैं, मंगाते हैं चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक, तब तक तुम क्लास पढ़ो। क्या करेगा? दरवाजा बंद कर लेगा। अच्छा। नहीं, कोई तैयार नहीं होता इसलिए, मतलब जल्दी कोई क्यों पढ़ना, पढ़ने का किसका मन रहता है। दरवाजा बाहर से बंद कर दो अपना। अब क्या करेगा बेचारा, सोचेगा कि यार टाइम बर्बाद हो ही रहा है। हाँ, लीव कर देगा मीटिंग में, सही बात है। तो फिर फाइन लग जाएगा। तुम लोग उस पे फाइन लगा देना कि कोल्ड ड्रिंक कैंसिल तुम्हारी। ये सोचना पड़ेगा, स्कीम बनाना पड़ेगा, अभी रैंडम प्लान हो रहा है, कुछ ढंग नहीं पड़ रहा है। देगा कोई? मांगते रह जाए, कोई देगा नहीं तो क्या करेंगे। पहले ही ऐसा बोल दिया, फिर अब चाहते कोई नहीं देगा। हाँ, मैं कह रहा हूं देगा कोई, कह रहा हूं सब कोई देगा, क्यों नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, सब कोई देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। 500 रुपया कौन सी बड़ी बात। नोट कर लिया भाई, इतना देर। हाँ, तो पता नहीं क्यों टेंशन को लेके नहीं, फ्रीक्वेंसी के बदलाव को लेके हम लोग यहां पर एक धागे के अंदर परफेक्ट स्टैंडिंग वेव ट्रैप करने वाले केसेस पढ़ने वाले हैं। तो खैर, एक केस होता है बोथ एंड क्लोज का और एक होता है वन एंड क्लोज का। वहां पे हो सकता है कि एक लूप का स्टैंडिंग वेव बने, हो सकता है 2 लूप का बने, हो सकता है 2.5 लूप का बने। तो ऐसे परफेक्ट नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव जब बनते हैं, वो डिस्कशन फैशन में चल रहा है। गिवन लेंथ ऑफ वायर में, गिवन लेंथ ऑफ वायर में लूप बढ़ाना घटाना किसके हाथ में है? गिवन लेंथ ऑफ वायर में
नंबर ऑफ लूप बढ़ाना किसके हाथ में है? और लेमडा कौन बदल सकता है? ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, यानी सोर्स ऑफ ऑसिलेटर, जो सोर्स धागे को ऑसिलेट करा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो लेमडा बदलेगा तो लूप बदलेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम डिफरेंट नंबर ऑफ लूप के लिए वो फ्रीक्वेंसी ढूंढने वाले हैं जिसमें परफेक्ट स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा, है ना। ये हटा दे भाई, नोट कर लिया है। लिखा ही यार पहले से। तो फर्स्ट फंडामेंटल मोड क्या होता है? एक वायर में एक लूप बने तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड। धागा ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, देखो दिखाया ऊपर नीचे लूप जाता है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि धागा दो हो गया है, धागा एक ही है, वो इतने दायरे में ऑसिलेट कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि वो एक लूप का स्टैंडिंग वेव बना है। इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये जितने भी मोड हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उनको उनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएंगी उनको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। वजह क्या है? एक लूप बने, दो लूप परफेक्ट बने या तीन लूप परफेक्ट बने। जब परफेक्ट लूप बनते हैं तो वो क्या करते हैं, ये पार्टिकल के ऑसिलेशन, ये धागे के ऑसिलेशन इन टर्न यहां पे एयर के अंदर ऑसिलेशन पैदा करते हैं। देखो यार, यहां हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं? धागे के अंदर ऑसिलेशन की। तो धागे में एक लूप बने तो भी ऑसिलेशन होगा, दो लूप बने तो भी ऑसिलेशन होगा, डेढ़ आधा, मान लिया एक परफेक्ट लूप नहीं है, एक 1.1 लूप है, 1.1 लूप है तो 1.1 लूप इम्परफेक्ट लूप बनेगा। और जब इम्परफेक्ट लूप बनता है तो कोई भी एक पार्टिकल बहुत अच्छे एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट नहीं कर पाता है। जब अच्छे एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट नहीं करेगा तो हवा को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, हवा को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा तो उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। जब परफेक्ट लूप बनता है 1 2 3 गिनती में, जब इस तरह के लूप बनते हैं तो वो जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो बाहर की एयर को अच्छा खासा ऑसिलेट कराता है। जब ऑसिलेट कराता है तो उसकी आवाज हमारे कानों में धुन के तौर पे सुनाई देती है, और जब सुनाई देती तो हम कहते हैं कि देखो इस धागे का रेजोनेंस हो रहा है, वो रेजोनेंस वाली आवाज हमें सुनाई देती है। लेकिन अगर यही परफेक्ट लूप ना बन के डेढ़ सवाया ऐसा लूप बन जाए तो उस केस में वो ऑसिलेशन इतना बढ़िया ऑसिलेशन नहीं करेगा कि एक ही पॉइंट बार बार ऊपर नीचे ऑसिलेट करे। जब एक ही पॉइंट बार बार ऑसिलेट नहीं करेगा तो वो साउंड के अंदर रेजोनेंस पैदा नहीं कर पाएगा। तो सोचो कि मैं इस एक लूप को जनरेट कराने के लिए एक ट्यूनिंग फॉर्क लगा रहा था जिसमें एक लूप बन गया, उसके अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी चुनूंगा तो एक लूप नहीं, जिससे 60 हर्ट्ज पे ये लूप बना है तो भी 62-63 हर्ट्ज पैदा करूंगा तो ये परफेक्ट लूप नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हमें आवाज कब तेज सुनाई देगी? 60 हर्ट्ज पे।
उसके बाद 60, 70, 80 तुम करते जाओ, नहीं सुनाई देगी। कब तक? जब तक हम 120 ना कर दें, क्योंकि 120 हर्ट्ज पे उसका लैम्डा क्या हो जाएगा? आधा, और वो क्या बनाने लगेगा? 2 लूप बनाने लगेगा। 60 हर्ट्ज पे अगर 1 लूप बन गया था, तो 120 हर्ट्ज पे 2 लूप। अब 120 के बाद 125 कर दोगे, तब वो परफेक्ट आवाज। अब अगली बार परफेक्ट आवाज कब सुनाई देगी? जब हम 180। कुल मिला के यार फ्रीक्वेंसी मल्टीपल में बढ़ाते जाओगे तो लैम्डा मल्टीपल में छोटा होता जाएगा, तो लूप उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएंगे। और शार्प फ्रीक्वेंसी पे आवाज तेज सुनाई देगी क्योंकि रेजोनेंस होगा, और शार्प फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो रेजोनेंस नहीं होगा, वो आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। इसीलिए मैं इनको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं। स्टैंडिंग वेव तो वो भी है जो सवा वेव बनाए, परफेक्ट एक ना बनाए, लेकिन हम उन फ्रीक्वेंसी पे इंटरेस्टेड नहीं, हम उन फ्रीक्वेंसी पे इंटरेस्टेड है जिसमें रेजोनेंस होगा। क्या जनता समझ पा रही? रेजोनेंस का मतलब यह है कि ये धागा ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, हमें सुनाई धागे की वेव थोड़ी सुनाई देती, हमें एयर की वेव सुनाई देती। तो ये धागा जब ऊपर नीचे होगा और एक ही पॉइंट बार बार ऊपर नीचे होगा, तो उस रीजन की एयर को बार बार वाइब्रेट कराएगा सेम फ्रीक्वेंसी से। तो सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जब किसी पार्टिकल को लगातार मिलती रहती है तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो हमें, जब इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस एयर में क्रिएट होगा तो वो हमें सुनाई देगा, उसकी आवाज लाउड होगी। लेकिन अब सोचो यार कि थोड़ी देर तक ये ऑसिलेट करे, थोड़ी देर तक वो ऑसिलेशन बगल वाला हो, थोड़ी देर में इधर वाला हो, तो उस केस में वो आवाज लाउड नहीं हो पाएगी, तो वो आवाज हमें परफेक्ट सुनाई नहीं देगी, है ना। तो परफेक्ट लूप बनने के केस में, क्योंकि हमें लाउड आवाज सुनाई देती है, तो हमें ये ढूंढना है कि किस केस में ये परफेक्ट, किस फ्रीक्वेंसी के लिए ये परफेक्ट शेप बनेंगे, हमें वो फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। और उन्हीं फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या ढूंढना है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी भी खास होगी, वो वेवलेंथ भी खास होगी। तो अभी मैं कह रहा हूं यार कि इस एल लेंथ के वायर में हमने एक लूप का वेव जनरेट कराया है, एक लूप का। तो बता यार, इस वेव का वेवलेंथ इस वेव के वेवलेंथ से ज्यादा है। एक लूप का है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, 2 लूप बने हैं तो वेवलेंथ। एल के टर्म में इसका वेवलेंथ लिख सकते हो, फंडामेंटल मोड का वेवलेंथ। क्या बताओ? एक लूप मतलब होता है लैम्डा बाई 2, और वो लैम्डा बाई 2 किसके बराबर है? एल के। तो लैम्डा कितना होगा? 2L। 2 लूप का मतलब क्या हो गया? 2 लैम्डा बाई 2। ये लैम्डा पुराने वाले लैम्डा से अलग आएगा, यानी यहां 2 लैम्डा बाई 2 है, किसके बराबर? एल के बराबर। तो लैम्डा कितना आएगा? एल आएगा। 3 लूप का बना है तो लैम्डा कितना आएगा? तो लैम्डा आएगा 2L/3 एंड सो ऑन। अगर मैं n लूप का डिस्कशन करूंगा तो लैम्डा क्या आएगा? 2L/n। उसको मैं nth मोड कह रहा हूं। जस्ट अ मिनट। फंडामेंटल मोड के बाद जो नाम होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, तो वो आया है 2L/2। सेकेंड ओवरटोन में क्या आया है? 2L/3। तो nth ओवरटोन में क्या आना चाहिए? n+1। यार देखो जरा, फर्स्ट में 2 आया है, सेकेंड में 3 आया है, तो nth में क्या आएगा? n+1। ये हमें लैम्डा का पैटर्न मिल गया। लेकिन मैं निकालना क्या चाह रहा था? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या होता है? v/λ। तो पहली फ्रीक्वेंसी आ गई v/2L। v तो फिक्स होगा ना यार। अच्छा, v का भी अपना फॉर्मूला है क्या? √T/μ, लेकिन वो हमें पता है, बार बार नहीं लिखेंगे। सेकेंड फर्स्ट फंडामेंटल मोड का आ गया। अभी फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? इसका वाला लैम्डा 2L/3। ओके, फिर सेकेंड ओवरटोन का कितना आएगा? क्या इन जनरल nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आने वाला है? n+1 v/2L। तो हम क्या देख रहे हैं यार कि जो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न आ रहा है, ν0, ν1, ν2, ये किस पैटर्न में आ रहा है? देखो जरा, इसके मुकाबले ये फ्रीक्वेंसी क्या है? डबल। फिर ये क्या हो गई? ट्रिपल। यानी कुल मिला के जो मैं अभी बता रहा था कि अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, तो ये 180 होगा। इस रेशियो में ही सारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कराएंगी।
60 रेजोनेंस करा रहा है तो 65 रेजोनेंस नहीं करा सकता है, सीधे 120 कराएगा फिर 180 कराएगा। ये वो सारी फ्रीक्वेंसी का रेशियो है जो रेजोनेंस कराएंगे। यानी हमें यह पता चल जाए फंडामेंटल कितना है तो हम आगे की पूरी सीरीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें पता चल जाए फंडामेंटल 15 हर्ट्ज है तो अब हम बता देंगे कब कब रेजोनेंस होगा। 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करोगे 45, उस पैटर्न में आएगा। तो क्या सारे मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा रहे हैं या बीच बीच में कुछ छूटे हुए हैं? सारे। तो अब यह ट्यूनिंग फोर्क की सीरीज है कि 15 कर रहा है तो 30 करेगा तो 45 करेगा, उस सीरीज में ये पहला मेंबर है नहीं। तो इसको एक और तरीके से नाम लिखा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। ये नाम यार थोड़ा सा म्यूजिकल टाइप का है, हार्मोनिक मतलब तुम समझ रहे हो यार, हारमोनियम उस टाइप का। बेसिकली धागे को वाइब्रेट करा के सुर निकालना ये म्यूजिक वाले कब से करते आ रहे हैं, तो उनको भी ये अंदाजा है कि अगर पहला सुर किसी फ्रीक्वेंसी पे निकला है तो अगला सुर उससे डबल फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा, तो उसके बीच में उसको कोई नोटिस करने वाला सुर नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक सुर है, तो ये क्या हो जाएगा उसी सीक्वेंस का सेकेंड हार्मोनिक। यानी सेम धागे के लिए खास खास फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये दूसरी है, तो ये क्या हो गई थर्ड, तो फिर ये क्या हो गई ये n+1th नहीं हो गई। ये नंबर थोड़ा सा अलग है, देखना जरा। जिसको हम फंडामेंटल कह रहे थे उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन कह रहे थे उसको क्या बोल रहे हैं हार्मोनिक। नेमिंग इधर से तय हो रही है नहीं, हार्मोनिक नेमिंग इधर से तय हो रही है और ओवरटोन नेमिंग यहां से एक नंबर कम है, अंतर है, समझो यार। अच्छा, हार्मोनिक नेमिंग लूप की संख्या से सीधे सीधे रिलेटेड है। जिसको मैंने फर्स्ट हार्मोनिक कहा है उसमें कितने लूप हैं एक, जिसको मैंने सेकेंड हार्मोनिक कहा है उसमें कितने हैं। क्या ये थोड़ा सा हार्मोनिक नेमिंग और लूप एक ही बात है? अच्छा, हार्मोनिक नेमिंग और ओवरटोन में क्या रिलेशन है? हार्मोनिक नाम और ओवरटोन नाम में कितने नंबर का अंतर है? नहीं, हार्मोनिक को हम P सिंबल से डिनोट करते हैं, ओवरटोन को N। तो क्या हम P को लिख सकते हैं n+1? तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के nth फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आया है वो आया है PV/2L। अरे n+1th हार्मोनिक का n+1/V/2L है, तो n+1 को क्या लिख सकते हैं PV/। यानी अगर कोई कहे 5 हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी बताओ तो तुम तुरंत तुरंत P की जगह क्या लिख दोगे 5V/4L। ये फॉर्मूला याद रखना ज्यादा आसान रहेगा, 5V/2L। कोई कहे थर्ड हार्मोनिक का बताओ तो 3V/2L। लेकिन अगर कोई कहता है सेकेंड ओवरटोन का बताओ तो तुम्हें उससे एक नंबर सेकेंड ओवरटोन, तो अगर ओवरटोन नाम है तो उसमें एक बढ़ा के तब आंसर लिखना पड़ेगा। तो कोई एक याद रखो तो बाकी याद आ जाएगा। ये पूरा पैटर्न मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। केस 1 नोट कर लें सभी लोग। हाँ, लेट हो गए होगे, टेम्पो वालों ने रास्ता रोक लिया होगा। कह रहे थे जब आगे बढ़ना तो पैसे दो, ऐसे बोल रहे थे ना। अच्छा, वहां तो अक्सर ही जाम लगता है, वो तो जाम का एरिया है। ये सारी स्कीम पे पानी फेर दिया है।
कब से पूछ रहे हो? आई मीन आज से बताना है या 1 महीने से बताना है? अभी तो आज से पूछ रहे हो तो ठीक है, क्योंकि 1 महीने पहले से क्या छूटा है वो अगर ये बताएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक कॉपी बताएगी। एक धागे के बीच में 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, ऐसे लूप का पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है। क्या करने से? धागे में ट्यूनिंग फॉर्क टच कराया जाता है और कोई ना कोई लूप बनाया जा सकता है। बट हर ट्यूनिंग फॉर्क से नहीं, कुछ खास खास फ्रीक्वेंसी होती, उन्हीं को टच कराओगे तभी ये लूप बनेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी ढूंढना यहाँ पे हमने ढूंढा है, उन्हीं को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो एक लूप के लिए एक लूप की लंबाई λ/2 होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये एक वेव है, ये आधा टुकड़ा इसी में फोल्ड करके मिल जाए तो स्टैंडिंग वेव बन जाता है। तो ये पूरा लैम्डा का होता है, तो एक लूप कितने का होगा? λ/2। तो अगर λ/2 L के बराबर है तो λ 2L के बराबर होगा, तो फ्रीक्वेंसी होता है v/λ, तो फ्रीक्वेंसी ये आ गई। ये हो गया एक लूप का है तब फ्रीक्वेंसी कितनी। अब 2 लूप है तो ये λ/2, ये λ/2, तो 2λ/2 भाई, तो इस बार का लैम्डा छोटा आ जाएगा। पिछली बार का लैम्डा 12 आया था, इस बार का लैम्डा आधा आ गया। भाई लैम्डा आधा तो लूप 2 हो गए, तो इसका लैम्डा 3 गुना कम आ गया। ऐसे तो हर हायर मोड में लैम्डा छोटा होता जा रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो जब हम हायर मोड का ट्यूनिंग फॉर्क टच कराएंगे हायर फ्रीक्वेंसी का, तो लूप बढ़ते जाएंगे। तो अगर पहली फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो दूसरी 20 आएगी, तीसरी 30 आएगी, यानी 10 और 20 के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। 10 है तो उसके बाद 20 लाना पड़ेगा, 20 के बाद फिर 30 लाना। तो ये सारे मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा सकते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हर मल्टीपल से नया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है, 1 to 3 के रेशियो में होते हैं। तो ये तब का केस है, केस 1, जब दोनों वायर के एंड फिक्स हैं। तो अगला केस क्या आने वाला है? टेस्ट नहीं लाए? भूल जाएंगे यार, मुझे डर लगा रहता है यार। इंस्टेंट का भरोसा करने के बजाय प्रोसेस का भरोसा ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ हाँ, फर्स्ट हार्मोनिक में नहीं, फंडामेंटल मोड में पी की वैल्यू 1 है। फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड फर्स्ट फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन में, हाँ हाँ, फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। और फंडामेंटल के बाद पता नहीं किसकी ये चाल रही होगी कि इसका नाम फर्स्ट रख दिया है। कायदे से क्रम तो ये होना चाहिए कि भाई ये फर्स्ट तो ये सेकेंड, लेकिन पता नहीं उसका फंडामेंटल रखा है, ये उसका मल्टीपल हो गया। ये कुछ इस तरह की बात है कि ये बेसिक फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी पहली अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी दूसरी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से नाम रखा गया है। तो जिसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला गया है वो फर्स्ट ओवरटोन बोला है, उसका नाम फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक रखा है, सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, तो हार्मोनिक नाम एक ज्यादा है, ओवरटोन नाम एक। ओवरटोन नाम की शुरुआत 0 से हुई है देखा जाए तो।
अगर कोई हार्मोनिक बोलता है कि थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बताओ, तो हम एक पल में बता सकते हैं। थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी 3v/12 होगा। हार्मोनिक नेमिंग में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जो नंबर बोला जाए नंबर इंटू v/12 कर देना है। बात क्लियर है? कंफ्यूजन फिर किस में है? ओवरटोन में। ओवरटोन नेमिंग बताई जाए तो उसमें एक कम करके v/12 मल्टीप्लाई करना है। हटा दे भाई। तो हमने अभी कौन सा केस किया है जिसमें दोनों एंड फिक्स हैं? केस 2, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड। एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है। इसका क्या मतलब है दूसरा एंड फ्री है? हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी कि वो दूसरे किनारे को छल्ले से बांध दिया जाए एक स्मूथ रॉड पे, तो उसके अंदर ऊपर नीचे चलने की आजादी रहेगी। और जब ऐसी दो वेव पलट के मिलती हैं तो पहला शेप ये मिलता है जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा, सबसे लो फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा। सबसे लो फ्रीक्वेंसी पे ये फंडामेंटल शेप मिल सकता है। और मैं इसी शेप की क्यों बात कर रहा हूं कि फिर से वही बात है यार कि इस स्ट्रक्चर में जो ऑसिलेशन होगा वो एक पॉइंट बार बार हाई एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन करेगा, जो इन टर्न हवा को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और एक लाउड साउंड सुनाई देगा। और लाउड साउंड सुनाई देगा तो हम कहेंगे देखो रेजोनेंस हो गया। क्या हो गया? रेजोनेंस, क्योंकि हमें सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो ये स्ट्रक्चर परफेक्ट स्ट्रक्चर से इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, और परफेक्ट बनेगा तो साउंड सुनाई देने लायक नहीं होगा। तो अगला परफेक्ट स्ट्रक्चर कब बनेगा? अगला परफेक्ट स्ट्रक्चर तब बनेगा जब एक लूप बनेगा और एक आधा बनेगा उसी लंबाई में। तो बताओ इसके मुकाबले अगर ये वाला शेप बनेगा तो लैम्डा क्या हो गया? कम हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगी? यानी अगली बार ये शेप पाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगी। अगला हायर मोड क्या बनेगा? दो लूप बन जाए और एक ऐसा बन जाए। तो क्या हर बार लैम्डा मॉडिफाई हो रहा है? अगर हर बार लैम्डा मॉडिफाई हो रहा है तो क्या हर बार फ्रीक्वेंसी भी मॉडिफाई होगी? और हर बार जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी वो पिछले वाले के कुछ मल्टीपल में होगी। बता ये पूरा लूप नहीं है। कितना लूप है? एक लूप की लंबाई λ/2, तो आधे लूप की लंबाई तो λ/4 इक्वल टू कितना? L। तो लैम्डा कितना? सबसे बड़ा वेवलेंथ यहां यूज हुआ है जब पूरे धागे में क्वार्टर लूप बना है, इसको क्वार्टर लूप कह सकते हैं। क्या इसका लैम्डा पहले से कम होगा? क्योंकि उतनी ही लंबाई में अब ज्यादा लूप बने हैं। तो इस पूरे लूप की लंबाई λ/2, तो कितना हो गया? λ/2 और λ/4 मिलाओ कितना हो गया? 3 λ/4। तो 3 λ/4 किसके बराबर है? L के बराबर। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? नहीं, अब यार 3 हो गए तो पैटर्न बन जाना चाहिए। 2 हो गए, ये 4L आया है, ये 4L/3 आया है। चलो ये और कर लेते हैं। λ/2 λ/2 λ/4। यार ऐसा λ/2 को ऐसे सोचा करो 2 λ/4, 2 λ/4, 2 λ/4 और λ/4 कितना हो गया? और ये किसके बराबर है? तो लैम्डा कितना आ गया? 4L/। चलो यार ये तो लैम्डा होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? V/, तो V/4L पहला आ गया। दूसरा कितना आएगा? 4L/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। अगला क्या आएगा? 5V/4L। तो इन जनरल एक पैटर्न मिल रहा है। पैटर्न क्या है मैं सीधे लिख देता हूं तब तुम्हें समझ आ जाएगा। पैटर्न है 2n + 1 V/4L, जहां पे n का मतलब ओवरटोन नेमिंग है। देखो जरा, अगर मैं फंडामेंटल करता हूं मतलब n0 डालता हूं
फंडामेंटल मतलब n 0, तो क्या आएगा V/4L। देखो पहला आ गया। अगर मैं यहां पे फर्स्ट ओवरटोन डालता हूं तो n कितना हो जाएगा यार, 1 डालूंगा तो 2 × 3V/। क्या ये जनरल फॉर्मूला पिछले हर ओवरटोन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये जनरल फॉर्मूला है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है भाई लोग? अब मैं कह रहा हूं कि ये कोई फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट से 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज है, जिस पर पहली बार हमें तेज सुर सुनाई दिया है। ये फर्स्ट हार्मोनिक है। तो अब कौन सा हार्मोनिक तेज साउंड देगा? 30, मतलब थर्ड मल्टीप्लिकेंट। फिर कौन सा? यानी ν0, ν1, ν2 जिस रेशियो में आ रहा है वो किस रेशियो में आ रहा है? यानी यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ बेसिक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस करा रहे हैं। पिछले बार हर मल्टीप्लिकेंट, ऑल मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा रहे थे, और इस बार ऑड मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं? 10 के बाद 30, 30 के बाद 50, 50 के बाद 70, ऑड मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा रहे हैं, और पिछली बार सारे मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा रहे थे। बात क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेंट के सीक्वेंस के आधार पर नामकरण किया जाए तो इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक वो है जिस पर पहली बार रेजोनेंस होगा, जिस फ्रीक्वेंसी पर। इसको बोलेंगे सेकंड नहीं, थर्ड हार्मोनिक। मल्टीप्लिकेंट के हिसाब से नाम है यार, थर्ड हार्मोनिक। क्या ये बेसिक फ्रीक्वेंसी का 3 गुना है? तो थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक। तो ये कौन सा हो गया? प्लस 1th हार्मोनिक। नहीं यार, कुल मिला के जो नंबर इधर लिखा है वही हार्मोनिक है। अच्छी बात यह कि हार्मोनिक नेम सबसे बढ़िया होता है। जो नंबर इधर लिखा है V/4L के बगल में वही हार्मोनिक है। पिछली बार भी यही था। जो नंबर उस बार V/2L था, इस बार V/4L के मल्टीप्लिकेंट में है। तो हार्मोनिक नेमिंग से सोचना चीजें ज्यादा आसान है। तो बता यार, इस बार हार्मोनिक नेमिंग और ओवरटोन नेमिंग में क्या कनेक्शन है? हार्मोनिक नेमिंग ट्वाइस ऑफ ओवरटोन नेमिंग प्लस 1, यानी P बराबर क्या? 2n + 1 है। तुम चाहो तो यार इसी फॉर्मूले को PB/4L लिख सकते हो। भाई ये मेल्डीज है यार, इसमें मेडीज लिख दिया है क्या? यहाँ एक L बढ़ा लेना, नहीं तो यार ये मेडीज मतलब थोड़ा उसका बुरा लगेगा। मैड मतलब पागल होता है, मेडीज। मेल्डीज नाम था साइंटिस्ट का। यस।
वेव जो इन बच्चों को मिला है, बचा है क्या? ले आओ, इस तरफ कैमरा कर देना। हाँ ठीक ठीक, बोले। तो यार ये पिछले 2 बोर्ड में जो हमने चीजें लिखी हैं उसको मैंने यहाँ समराइज किया है बहुत कम में। ये नोट नहीं करना, केवल दिमाग के सुख के लिए है ये, ताकि वो चीजें लार्ज नजर ना आए। तो लार्ज चीजों को स्मॉल करके अपने टोटल कंटेंट को फिर से लार्ज बनाया जाता है। तो अगर हमें थोड़ा इजी लगेगा तो हम उसको दिमाग में रख पाएंगे, और इजी बहुत है। बोथ एंड फिक्स के केस में पहली बात तो किसका मल्टीपल होता है? v/2l का। और वन एंड फिक्स में किसका मल्टीप्लिकेंट होता है? v/4l का। अगर हार्मोनिक में देखो तो बहुत ही आसान है, pv/2l। यहां क्या है? pv/4l। नहीं, अगर हम सेम हार्मोनिक कंपैरिजन करें, सेम हार्मोनिक फंडामेंटल का फंडामेंटल से कंपैरिजन करें, तो बता न्यू बोथ और न्यू वन एंड का रेशियो क्या आएगा? p सेम है, p सेम है, क्या आएगा? अरे एक का आएगा pv/2l और एक का आएगा pv/4l। मैंने कहा p सेम है, फंडामेंटल फंडामेंटल, तो क्या रेशियो आएगा? 2:1। ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। चलो यार यहीं से बात शुरू हो गई है। क्या ये बात जनता को दिख रही है? अच्छा, बोथ एंड फिक्स में ओवरटोन और हार्मोनिक में क्या रिलेशन था? p बराबर n+1 था, और इसमें p बराबर 2n+1 है। तो ये फॉर्मूला यहां से रिकवर हो जाएगा। क्या यहां पर p सारे मल्टीप्लिकेंट एग्जिस्ट करते थे वन एंड में, और यहां ऑल है, यहां ऑड है? बस इतना याद रखना है। क्या ये जो लार्ज हमने पढ़े हैं 2 बोर्ड, वो अब थोड़ा सा स्मॉल लगने लगे हैं? जब हमें लगने लगता है कि ये तो बहुत छोटी चीज है, तो हम वो अपने कंटेंट में ऐड इजीली कर लेते हैं। लार्ज लगना नहीं चाहिए, चीज लार्ज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगना हमें स्मॉल चाहिए, तो उसको हराना उसको आसान होता है। क्या ये बहुत छोटी सी बात थी जो मैंने 2 बोर्ड में पढ़ाई है? आसान है, मतलब ये लगना चाहिए ना कि अरे ये तो आसान है। ये जब भाव आ जाता है किसी, अरे ये तो आसान है, फिर कोई मुश्किल नहीं होती है। समस्या यहां है कि यार कोई चीज मुश्किल लग रही है, तो ये मुश्किल लग रहा है यार, नहीं, मुश्किल आसान। तो हम लोग यार बोथ एंड फिक्स, वन एंड फिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, किस तरह की बातें इसमें अक्सर पूछी जा सकती हैं। एक साथ इतनी सारी बातें कोई नहीं पूछेगा, बट सब कुछ करेंगे तो कोई ना कोई टकराएगा। 60, 80, 100 क्वेश्चन में कहा गया ऐसा, वेब खत्म। यहां से लोग ले रहे हैं क्या आजकल? बताइए, बोथ एंड फिक्स का केस है या वन एंड? 60, 80 और 100 ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज हैं, 3 कंटिन्यूअस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज हैं। तो 60, 80, 100 अगर हम इसका रेशियो बनाए तो ये क्या बनेगा? 3 से कटेगा ना, 20 से कटेगा, तो 3:4:5। तो ये ऑल मल्टीप्लिकेंट कैटेगरी है या ऑड मल्टीपल? ऑल है। इसके आगे क्या फ्रीक्वेंसी है तुम वो भी बता सकते हो। अब बताओ, इसके आगे और क्या रही होगी? 40। और आगे क्या रही होगी? इस कड़ी का फंडामेंटल कितना रहा होगा? इस कड़ी का फंडामेंटल क्या है? 20। चलो, पहला क्वेश्चन पूछा है कि फिक्स है या
बोथ एंड फिक्स है या वन एंड फिक्स? तो चलो यार पहला जवाब मिल गया, बोथ एंड फिक्स है। इनके नाम लिख सकते हैं, हार्मोनिक नाम और ओवरटोन नाम। बताओ 60 हर्ट्ज कौन सा हार्मोनिक है? हार्मोनिक नाम बड़ा आसान होता है, जो मल्टीप्लिकेंट है वही हार्मोनिक है। तो 60 हर्ट्ज कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड। 80 हर्ट्ज क्या है? फोर्थ है। 100 हर्ट्ज क्या है? बस हार्मोनिक नेमिंग है। ये बोथ एंड फिक्स का केस था, तो हार्मोनिक पता चल गया तो ओवरटोन बताओ। थर्ड हार्मोनिक है तो सेकेंड ओवरटोन है, फोर्थ हार्मोनिक है और फिफ्थ है तो ये ओवरटोन नेमिंग हो गई, और ये हमने क्या बता दिया? हार्मोनिक नेमिंग। क्या जनता समझ पा रही है? ये भी क्वेश्चन ही हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आसान। अगला क्वेश्चन है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये तो हमने पहले लिख दिया है। अगर 60, 80, 100 क्रम में है तो उस क्रम का पहला मेंबर क्या होगा? 20 हर्ट्ज। पहली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी फंडामेंटल वेवलेंथ क्या होगी? याद आया यार? फंडामेंटल मोड का स्ट्रक्चर क्या होता था? ऐसा स्ट्रक्चर होता था जिसमें एल लेंथ के धागे को हम किसके बराबर लिखते थे? लेमडा बाई 2 बराबर एल। तो एल लेमडा बराबर कितना आ गया? 2L। याद आया भाई? तो कितना आ गया यार? 2 इंटू 10 बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। ये पहली वेवलेंथ आई। तो अगली वेवलेंथ बड़ी आएंगी कि छोटी आएंगी? अगली वेवलेंथ, तो अगली लिखना है तुमको, हायर मोड की। 2-3 लिख दो, नहीं लिख पाओगे? चलो 3 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं छोड़ देता हूं, करो तुम लोग। थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं, मैं ये कह रहा हूं। जैसे ये ज्यादा मुश्किल थे तो मैंने बता दिए, ये थोड़ा मुश्किल है तो मैं छोड़ रहा हूं, ये कह रहा था मैं। तीन ठो लिख दो। तो पहला 20 सेंटीमीटर आया है, अगला लेमडा क्या आएगा? 2 लूप बनेंगे, 10 आएगा। तो अगला कितना आएगा? बिल्कुल, अगर उतनी ही लंबाई में 2 लूप बन रहे हैं, लंबाई कितनी है रॉड की? अच्छा, लेंथ ऑफ द धागा क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? 2 लेमडा बाई 2 बराबर 10। तो लेमडा बराबर कितना आ गया? 20 बाई 2। यार ऐसे पैटर्न में लिखो तो बढ़िया रहता है। 20 बाई 2, पिछला आया था 20, अगला आया 20 बाई 2, तो अगला क्या आएगा? यार जब 3 लूप बनेंगे तो वो आंसर कितना आएगा? 20 बाई 3। और अगला क्या आएगा? अरे और अगला क्या आएगा? 20 बाई 4। ऐसे आते चले जाएंगे हाइयर। इसको लेमडा 1 लिख दो, इसको लेमडा 2, इसको लेमडा 3, वो लेमडा 0 था, लेमडा नॉट। क्या जनता देख पा रही है? हाँ, फंडामेंटल को हम लेमडा 0 लिखते हैं, तो उसके बाद फर्स्ट शुरू हुआ था, फंडामेंटल के बाद फर्स्ट शुरू हुआ था, इसलिए मैं लेमडा 0 उसका नाम देता हूं। ये लेमडा 1, लेमडा, वो मोड के हिसाब से ओवरटोन नेमिंग ऐसी चलती ना है कि पहले वाले को कोई नाम ही नहीं देते हैं, पहले वाले को फंडामेंटल बोलते हैं, तो फंडामेंटल के लिए 0 लगा देते हैं। ऐसे लिखने का तरीका बना दिया। अब यार बताओ, लेमडा आ गए सारे, तुमसे कोई पूछे सारी फ्रीक्वेंसी बताओ, वो तो निकाल ही चुके यार, उसमें फिर कोई पूछेगा। हाँ तो यार ये बताओ, 20 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 20 हर्ट्ज। फिर इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 हर्ट्ज। चेंज तो हो रही है। वेरी गुड। मुझे बता यार, वेव स्पीड v बराबर क्या होता है? न्यू लेमडा। हम ये पूरा डिस्कशन, इससे पहले वाला डिस्कशन जब कर रहे थे तो मैंने एक बहुत परफेक्ट एजम्पशन के साथ डिस्कशन शुरू किया था कि वेव स्पीड नहीं बदलना है।
यार वेव स्पीड फिक्स है, तभी तो लैम्डा बदलने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बदल रहा है। तो वेव स्पीड तुम किसी भी मोड से ला दो, उसका आंसर अलग नहीं आएगा। यस, वो लैम्डा से कॉम्पनसेट हो रहा है। तुम चाहो तो वेव स्पीड लाने के लिए फंडामेंटल लैम्डा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यूज कर लो। तुम चाहो तो सेकेंड वाला लैम्डा, सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी, उससे भी अलग अलग नहीं आएगा। इसीलिए कुछ लिखा नहीं कि कौन वाला भी, क्योंकि वाला भी होता ही नहीं है, वी होता है। क्या समझ पा रहे हो यार? कोई वाला वी नहीं होता है, वी होता है। वी सब हर केस में सेम आएगा। तो तुम वी कैसे कैसे निकाल सकते हो? न्यू नॉट लैम्डा नॉट से। वी और कैसे निकाल सकते हो? न्यू वन लैम्डा वन से। वी और कैसे? न्यू टू लैम्डा टू से। तुम निकाल के देख लो कम से कम 2 से, तुम्हें पता चल जाएगा कि सेम आ रहा है। न्यू नॉट 20 है, लैम्डा नॉट सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो ये कितना आ गया? ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। चलो तुम पहले वाले से निकाल लो। लैम्डा वन कितना आया था? 20/2 लैम्डा। और न्यू कितना आया था? 40। तो भी ये क्या आएगा? अच्छा ये पॉइंट में लिखो यार। तब भी कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। क्या वेव स्पीड अलग अलग मोड से अलग अलग आ रही है क्या? नहीं आ रही है। यही मैं दिखाना चाह रहा था। क्या जनता समझ पा रही? हर मोड की वेव स्पीड सेम आएगी, क्योंकि वेव स्पीड थोड़ी मोड डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है, धागे का टेंशन दिया है और म्यू बताना है। मास पर यूनिट लेंथ याद आया यार? क्या बताना है? म्यू लाना। कितने लोगों का हो गया यार? कौन सा फॉर्मूला लगाया है? एक ही फॉर्मूला यार, v बराबर अंडर टी बाई। v हम दूसरे तरीकों से ला चुके हैं। कितना आया है? 4। t हमें पता है कितना है? 40। 40 पता है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो म्यू बराबर आएगा 40/16। कितना आ रहा है? kg पर मीटर। कुछ अलग आ गया क्या मेरा? क्या ये सारी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं? बहुत तरह की बातें हैं भाई। ये 7 क्वेश्चन तो 7 अलग तरह के क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं। वेव का असाइनमेंट मिल गया है तुमको? वेव का असाइनमेंट देना प्रांजल। तो यार एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, नीचे देख लेना भाई, अभी मिला ही नहीं इनको, कह रहे हैं एक आध और प्रिंट करा लेना, 2 करा लेना, तो एक मेरे लिए एक इनके लिए। नोट कर लिया भाई लोग? तो एक क्वेश्चन अब सब लोग अपने मन से करके दिखाएंगे, बिल्कुल इसी का भाई क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए।
सर अभी हटाइए। इसी में आएगा, प्रकट होगा इसी में। हो गया यार, तो अपने आप सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अपने मन से करना है। हो गए सारे। ये हार्मोनिक नेमिंग है ना, तो ओवरटोन नेमिंग कैसे बनेगा? नो, 2n+1 होता था ना, तो इसमें n आएगा सेकेंड, n आएगा फर्स्ट, n आएगा फर्स्ट और ये आएगा सेकेंड। फंडामेंटल ओवरटोन फर्स्ट हार्मोनिक होता है, फिर फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। ओवरटोन नेमिंग क्रम में होती है, हार्मोनिक में यहाँ जंप होता है।
तो बता 90 150, इसका अगर रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 30 से कटेगा 3:5:7, 3:5:7 के रेशियो में है, तो ये ऑड हार्मोनिक कैटेगरी में आएगा। और ये तब होता है जब वन एंड फिक्स्ड होता है। तो पहले तो यही पता चल गया यार, ये वन एंड फिक्स्ड वाला एग्जाम्पल है। विच हार्मोनिक आर अबव फ्रीक्वेंसी, तो अब मुझे बता यार, इसमें ये फंडामेंटल होता था, जीरोथ हार्मोनिक, फिर ये क्या होता था? फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, फिर ये क्या होता था? सेकंड ओवरटोन। याद है यार? ये अभी लिखा है, मिटा नहीं है। फंडामेंटल मोड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, नाम इसके क्रम में चलते थे, जीरो से शुरू होके। तो बता यार 90 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज थर्ड हार्मोनिक है, और कौन सा ओवरटोन है? फर्स्ट ओवरटोन है। 150 हर्ट्ज फिफ्थ हार्मोनिक है, सेकेंड ओवरटोन है। 210 हर्ट्ज थर्ड ओवरटोन। कितने लोगों ने लिख लिया यार? कोई दिक्कत है? अगला विच ओवरटोन आर अबव फ्रीक्वेंसीज हो गया है। राइट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इस क्रम में पहले 60 आएगा, फिर कितना आएगा? सबसे पहला 30 आएगा। तो फंडामेंटल कितना आ गया? 30 हर्ट्ज। अगर 10 सेंटीमीटर धागे की लंबाई है तो वेवलेंथ फंडामेंटल क्या होगी? तो यार वो स्ट्रक्चर बनाओ, फंडामेंटल मोड। ऐसा स्ट्रक्चर बनता था जिसमें इस स्ट्रक्चर को λ/4 लिखते थे। λ/4 अगर 10 है, क्यों? उससे पहले 60 है, उससे पहले 30 है, तो लैम्डा कितना आ गया भाई? 40 सेंटीमीटर। 1/4 लंबाई 10 सेंटीमीटर है, λ/4 10 सेंटीमीटर है, तो लैम्डा कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। कितने लोग का हो गया यार? फिफ्थ। अगला क्वेश्चन 6, 7, 8। सिक्स्थ क्वेश्चन कितने लोग का? छठवां करे। हो गया भाई? तो अगला क्वेश्चन, राइट द हायर मोड वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ हायर मोड। तो हायर मोड मतलब क्या? एक पूरा लूप और एक आधा लूप, ये हायर मोड है। तो एक पूरा लूप λ/2 और एक आधा लूप λ/4, तो ये होता था 3 λ/4, और ये किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 40/3। मेरे ख्याल से अब पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। दो के बाद पैटर्न, पहला 40 था, दूसरा 40/3 है, तो अगला क्या आने वाला है? 40/5। अच्छा, ये 5 वाला 3/5 वाला आइडिया कहां से आ गया? क्योंकि वन एंड में फ्रीक्वेंसी में 1:3:5 वाला रेशियो होता है, तो यहां भी 1:3:5 वाला रेशियो होगा, है ना। अगला क्या आएगा? 40/7। बस इतने लिख दी है तो पैटर्न बन गया है। अगला क्वेश्चन है यार, वेव स्पीड। कितने लोग आ गया यार? वेव स्पीड। तो वेव स्पीड किस मोड से निकालोगे? किसी भी मोड से निकाल सकते हो, सबसे सेम आंसर आएगा। तो सबसे आसानी करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल वेवलेंथ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 है, फंडामेंटल वेवलेंथ 40 है, तो ये कितना आ गया यार? 12 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग आ गया यार? तुम क्या हायर मोड से भी निकालोगे तो स्पीड हमेशा
सेम ही आएगी। अगला क्वेश्चन है यार, टेंशन दिया है तो म्यू बताओ। तो यार ये तो पुराना क्वेश्चन है यार। वी कितना है? 12, वी 12 है, टी 40 है, तो म्यू आ जाएगा यार। 40/1. ठीक, क्या इतने तरह के क्वेश्चन यहां संभव है? कर लेंगे। प्रांजल को उल्टा पूरी में लटका के टेंशन नापने की सोच रहे हैं। तो टूट जाएगा, वेट के बराबर आएगा। टूट भी सकता है ज्यादा। डिपेंड करता है कौन सी रस्सी से लटकाया गया। रील के धागे से लटका दे, सिलने वाली रील नहीं, उसके धागे से लटका दे फिर। तो वो तो किसी से भी टूट जाएगा। हाँ भाई इधर ध्यान दें यार, भैया अपनी अपनी खुन्नस अपने पास रखें। एल लेंथ का ये धागा है और ये फंडामेंटल में अगर ऑसिलेट कर रहा है और उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी एन है, तो अगर उस धागे को L1, L2, L3 में डिवाइड कर दिया गया है, यानी छोटे छोटे वायर में, और फिर से हम फंडामेंटल मोड इसके अंदर जनरेट कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये भी फंडामेंटल में ऑसिलेट करे, ये भी ऑसिलेट करे, ये भी ऑसिलेट करे, तो क्या इनके लिए यूज होने वाले ट्यूनिंग फॉर्क और उसके लिए यूज होने वाले ट्यूनिंग फॉर्क में किन की फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होंगी? इनके लैम्डा छोटे होंगे तो फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होंगी। तो L और N1, N2, N3 इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, क्या N1, N2, N3 का लेना देना लेंस है। अच्छा, एक ही धागे के नीचे ऐसे सपोर्ट रख दिए गए हैं, तो ये माना जाएगा कि इसका टेंशन और इसका टेंशन सेम रहेगा, खिंचाव सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगी। नहीं, मुझे बता, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ये बोथ एंड फिक्स का केस है, तो बता n बराबर क्या लगेगा? V/12 फंडामेंटल मोड का। तो N1 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? V/12। N2 के लिए क्या लगेगा? V/N3 बराबर क्या? तो अगर पहले तो बताया रेशियो क्या आएगा N1, N2, N3 का? V सब में सेम है, नहीं, या L1, L2, L3 का रेशियो पूछा जाए
अगर फ्रीक्वेंसी के रेशियो पता हो तो 1/2 कुल मिला के यार एन और एल इनवर्स प्रोपोर्शनल है और एक ही वायर में ऐसे सपोर्ट बढ़ा दिए गए हैं तो टेंशन सेम माना जाएगा, स्पीड भी सेम रहेगी। अच्छा, अब कोई पूछे यार कि एन का N1 N2 N3 से क्या रिलेशन है, तो मुझे बता यार, हम एन का तो नहीं एल का रिलेशन फटाफट लिख सकते हैं। क्या तीनों लेंथ मिला के एल के बराबर है कि नहीं है? L1 L2 L3 मिला के एल के बराबर है। मैं एल की जगह क्या V/2N लिख सकता हूं और L1 की जगह V/2N1 2N2 2N3, क्योंकि V सेम है सब में तो V कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/n इक्वल टू क्या, ये रिलेशन फैशन में चल रहा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एटीन्थ का आंसर क्या होगा भाई लोग? कितने लोग आ गए यार? बस इतना ही समय था यार। मैंने क्या दिया था? मैंने यहां पर लेंथ के रेशियो दे रखे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी के रेशियो दे रखे हैं 1 2 3, है ना। फ्रीक्वेंसी के रेशियो दे रखे हैं, लेंथ के रेशियो पूछे हैं, तो बता यार फ्रीक्वेंसी के रेशियो अगर 1:2 है तो यहाँ N2 की जगह 2 रख दो, N3 की जगह 3 रख दो, तो लेंथ के रेशियो इस तरह के आएंगे। मगर ऐसे रेशियो कोई देखना पसंद नहीं करता, तो हम पूरे रेशियो में एक नंबर सोचते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पे वो होल रेशियो बन जाए। तो वो नंबर क्या मन में आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि 6 से सब डिविजिबल है। पूरे रेशियो में नंबर से मल्टीप्लाई करने से रेशियो नहीं बिगड़ता है। तो ये कितना आ गया 6:2:3:2, यानी क्या आंसर आ गया ए। क्लियर है भाई लोग? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्लियर भाई लोग? एक क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए जरा। 22 में ऐसे दो टर्म लिखे हैं, साइन ओमेगा साइन समथिंग एक्स और कॉस समथिंग टी, दिख रहा है? तो देखो यार, ये स्टैंडिंग वेव का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस इक्वेशन की हमने चर्चा नहीं करी क्योंकि बिल्कुल फैशन में नहीं है। लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि एक्स के बगल में हमेशा क्या छुपा होता है? के। और टी के बगल में हमेशा क्या छुपा होता है? ओमेगा। हेलो, हाँ भैया। वही हम कहें ऐसे अचानक से क्या। तो बस इतना ध्यान रखना है कि x के बगल में k होता है और t के बगल में ओमेगा होता है। तो क्या हम k की मदद से लैम्डा ला सकते हैं, ओमेगा की मदद से फ्रीक्वेंसी ला सकते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहा गया है धागे की लेंथ क्या होगी अगर वो फोर्थ हार्मोनिक में है। चलो करके दिखाएं इसको। फोर्थ हार्मोनिक में है तो लेंथ क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, लिखा भी तो है बोथ द एंड।
तो क्या लिखा होगा या पूछा जाएगा और क्या? हेलो जी बताएं। जी हाँ, ये वहीं गोमती नगर के आसपास या फैजाबाद रोड पे? अच्छा, गेटेड कॉलोनी है कोई? तो कब दिखा सकते हैं? अच्छा, मैं बात करता हूँ आपसे। किस जगह पे है ये? अंदर साइड है, देवा रोड पे? अच्छा, मेन रोड पे भी कुछ है आपके पास? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, हम बात करते हैं। ठीक, बात करते हैं। गेटेड कॉलोनी होना चाहिए। हम्म। किसान पथ पे चल जाएगा, देख लेते हैं, हम आपसे बात करेंगे। नहीं, प्लॉट ही चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं, अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हो गया भाई लोग? क्या है आंसर? क्यों? नहीं, अभी चलने दो। देखो यार, क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा था मैंने? 22 में एक इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल टू 3 साइन 0.157x और cos 200 पाई टी। तो यार तुम्हें ये इक्वेशन थोड़ा नई लग सकती है क्योंकि ऐसा पहले नहीं देखा है। ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, x के बगल में हमेशा k होता है और t के बगल में ओमेगा, ये बात तुम शुरू से जानते हो। हमें किस चीज की जरूरत है, पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें लेंथ बताना है फोर्थ हार्मोनिक की। तो तुम याद करो यार, फंडामेंट फोर्थ हार्मोनिक की लेंथ बताना है, तो 4 इंटू लेमडा बाई 2। हाँ, अरे फोर्थ हार्मोनिक है तो 4 लूप बनेंगे, तो 4 इंटू लेमडा बाई 2 होगा लेंथ। क्या नहीं समझ पा रहे यार? एक लूप की लंबाई लेमडा बाई 2 होती है, तो 4 लूप की 4 लेमडा बाई 2 होगी। तुम्हें याद है ना यार, बोथ एंड फिक्स में जितने लूप होते हैं उतने हार्मोनिक होते हैं। तो ये नहीं 2 लेमडा आंसर पूछा है, 2 लेमडा। क्या यहां कहीं लेमडा छुपा है? बिल्कुल छुपा है। के बराबर 2 पाई बाई लेमडा होता है। के है 0.157 और पाई होता है 3.14। तो लेमडा का आंसर आ गया। ये डबल नहीं 20 आएगा। तो लेमडा कितना आ गया? 40। इसकी यूनिट भी मेंशन करी होगी, सेंटीमीटर इनवर्स में है, मीटर में है। अच्छा, तो फिर 40 मीटर आ गया। तो लेंथ कितना आ गया? 2 इंटू 40 मतलब क्या? 80 मीटर। क्या कुछ और सोच रहे थे? कुछ और ख्याल मन में आया था क्या? और कोई ख्याल? ठीक, तो ऐसा है कि अभी इसके सारे क्वेश्चंस कर डालें। मिलते हैं अगली क्लास में साउंड वेव के साथ।